हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक और चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एसिड क्या होते हैं, ठीक है, किस किस चीज में एसिड पाया जाता है, बेस क्या होता है, सोल्ट क्या होता है, एसिड को बेस से डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है, इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, सोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस या सोल्ट को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसका नाम है इंडिकेटर्स। तो देखिए इंडिकेटर क्या होता है, यहां लिखा हुआ है इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर और स्मेल व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस, ठीक है। तो इंडिकेटर बेसिकली क्या है? इंडिकेटर ऐसी कोई चीज होती है, ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जिसको एसिड या बेस में जब डाला जाता है, या सोल्ट की भी बात कर लेते हैं, तो उसका कलर या स्मेल क्या जाती है? चेंज। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंडिकेटर ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से एसिड और बेस के बीच में क्या किया जा सकता है? डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। यानी कि कोई इंडिकेटर है, उसको एसिड में डाला तो कलर कुछ और आएगा, स्मेल कुछ और हो सकती है। बेस में डाला गया तो कलर कुछ और हो सकता है, स्मेल कुछ और हो सकती है। और अगर हमें वो पता है कि ऐसी स्मेल या ऐसा कलर एसिड देता है या बेस देता है, तो हम बता सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंसेस एसिड और बेस। तो देखिए मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर्स कौन कौन से हमारे पास? लिटमस है, टर्मरिक है जिसको हल्दी घरों में यूज होती है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ओनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल। बेसिकली ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। तो जो फर्स्ट टू है लिटमस और टर्मरिक, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स है। लिटमस और टर्मरिक कैसे हैं? नेचुरल। अगर इन दोनों की बात करें, ये कैसे हैं? सिंथेटिक, यानी कि दीज आर फॉर्म्ड इन द लैब्स, मैन मेड है ये। इनका आपको पता है ये भी कैसे है? नेचुरल। ऑनियन नेचुरल है, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो एक एक करके बात करते हैं इनकी। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं लिटमस की, आवर फर्स्ट इंडिकेटर इज लिटमस। देखिए लिटमस जो है, लिटमस इंडिकेटर वो टू फॉर्म्स में हो सकता है। कैसे? वो लिटमस पेपर भी हो सकता है, या वो लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। लिटमस जो इंडिकेटर है वो लिटमस पेपर की फॉर्म में भी यूज होता है और लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी यूज होता है। अब देखिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या होता है? एक स्ट्रिप होती है पतली पतली ऐसे, ठीक है। स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टियां होती हैं लिटमस की बनी हुई। एक होती है रेड कलर की, एक है ब्लू कलर की, ठीक है। एक है आपका रेड, एक है ब्लू। इसको बोलते हैं रेड लिटमस पेपर, इसको बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर? तब देखिए जब एसिड है, एसिड जो होता है वो उसका काम क्या है? वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है किसमें? रेड लिटमस पेपर में। यानी कि आपने एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया, ठीक है, और आपने उस सब्सटेंस के अंदर उसको क्या कर दिया? डिप कर दिया। अगर उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा किसमें? रेड में, तो इसका मतलब जो हमारा सब्सटेंस हमने लिया हुआ वो क्या है? एक एसिड है। अगर उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता, यानी कि वो सब्सटेंस क्या है? एक बेस है। ऐसी अगर बात करें हम एसिड की, तो सॉरी बेस की, तो बेस क्या करते हैं? वो इसका उल्टा काम करेंगे, वो रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देंगे किसमें? ब्लू में। क्लियर? तो एसिड का ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं दोनों बातें, कि ब्लू लिटमस पेपर बदलता है, ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इनटू रेड लिटमस पेपर। कौन करेगा ऐसा? एसिड। लाल लिटमस पेपर को नीले में कौन बदलेगा? दैट इज अ बेस। क्लियर? ऐसी अगर हम बात करें लिटमस सॉल्यूशन की, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है उसका नेचुरल कलर कैसा होता है? दैट इज पर्पल, ठीक है। जो आपका लिटमस सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा होता है? पर्पल। फिर वही बात, अगर उस सॉल्यूशन को ऐड कर दिया जाए एसिड में और उस सॉल्यूशन को ऐड कर दिया जाए बेस में, तो होगा क्या? वही होगा। जो पर्पल कलर था, अगर उसमें एसिड में उसको डाल दिया गया है सॉल्यूशन को, तो पर्पल कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। ऐसे ही बेस में जब लिटमस सॉल्यूशन को डाल दिया जाए तो कलर कैसा हो जाएगा उस सॉल्यूशन का? ब्लू सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूशन है
उसमें अगर लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया जाए तो कलर विल बी रेड। रेड कब होगा? अगर वो सॉल्यूशन आपका क्या था? एसिड। और अगर कलर हो जाता है आपका ब्लू तो सॉल्यूशन किस चीज का था? बेस का सॉल्यूशन। तो ये बात थी लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन की। और लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस किससे मिलता है? लिचन से। लिटमस ऑब्टेन होता है किससे? लिचन से। तो ये था हमारा लिटमस के बारे में कि वो एसिड में कैसा बिहेवियर शो करता है, बेस में कैसा बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये था लिटमस। ऐसे ही अगर बात करें टर्मरिक की, हल्दी की बात करें, हल्दी का नेचुरल कलर आपको पता है कैसा होता है? येलो। ठीक है, हल्दी का कलर कैसा है? येलो। तो हल्दी को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए, यानी एसिड में जब डाला जाए, तो नो कलर चेंज, यानी जो पीला रंग था वो पीले का पीला ही रहेगा। अगर हल्दी का यूज किया जाए बेस में तो कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर। हल्दी का येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में। ठीक है, यानी कि टर्मरिक की हेल्प से भी हम पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। एसिड के साथ हल्दी रिएक्ट नहीं करेगी, बेस के साथ रिएक्ट करने पर हल्दी का पीला कलर किस में चेंज हो जाएगा? लाल कलर में। आपने देखा भी होगा, अगर हमारे कपड़ों पर कोई दाग लग जाता है हल्दी का, ठीक है, मान लीजिए कोई कड़ी का दाग लग गया, कोई भी सब्जी का दाग लग जाता है, उसमें क्या होती है? हल्दी। तो जब हम उसको धोते हैं और जो हम डिटर्जेंट या साबुन का यूज करते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है बेस। तो जब उसको हल्दी के दाग पे लगाया जाता है तो वो कैसे कलर की हो जाती है? डार्क रेड कलर की। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें थर्ड, फिनोफ्थलीन की, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। लैब्स में जनरली ज्यादातर इसी का यूज होता है, फिनोफ्थलीन का। अब फिनोफ्थलीन का जो नेचुरल कलर है वो कैसा है? कलरलेस। इट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड में जब फिनोफ्थलीन को डाला जाएगा, फिनोफ्थलीन को जब डाला जाता है एसिड में, तो नो चेंज इन कलर। ठीक है, यानी फिनोफ्थलीन एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता। अगर वही बात करते हैं बेस की, बेस में जब डाल दिया जाता है फिनोफ्थलीन को तो कलर कैसा हो जाएगा? पहले था कलरलेस सॉल्यूशन, अब कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर। अब कैसा हो गया? कलर हो गया पिंक। यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमने उसमें फिनोफ्थलीन डाला, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो वो सॉल्यूशन था एसिड। अगर कलर चेंज हो गया पिंक, अब कलर बन गया है पिंक, तो वो सॉल्यूशन क्या था? बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, ये जो मिथाइल ऑरेंज है यहाँ पे, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर है वो कैसा है? ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा है? ऑरेंज। इसको भी जब एसिड में डाल दिया जाता है और ऐसे ही जब इसको बेस में डाला जाए तो एसिड में डालने पर ऑरेंज कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में। ऑरेंज कलर चेंज हो जाएगा रेड में। और बेस में अगर डाल दिया जाए मिथाइल ऑरेंज को तो ऑरेंज कलर किस में चेंज हो जाएगा? येलो कलर में। ठीक है, तो फिर वही बात हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें हमने मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप्स डाल दी, अगर वो सॉल्यूशन हो गया लाल कलर का तो वो सॉल्यूशन था एसिड, अगर वो सॉल्यूशन हो गया पीले कलर का तो वो सॉल्यूशन क्या था? दैट वाज अ बेसिक सॉल्यूशन। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं तीन इंडिकेटर्स की, ओनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल। हमने इंडिकेटर में देखा था, इंडिकेटर वो सब्सटेंस जो या तो कलर चेंज कर देगा। तो अभी तक हमने जितने ये 1 2 3 4 और एक टर्मरिक 5, सॉरी 1 2 3 4, ये चारों जो इंडिकेटर्स हैं इन्होंने अभी तक क्या चेंज किया था? कलर में चेंज शो किया था। अब ये जो तीन इंडिकेटर हैं दे विल शो चेंज इन देयर स्मेल। तो जो स्मेल में चेंज शो करता है उसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये तीनों इंडिकेटर्स आपके कैसे हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर होते हैं जो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करने पर अपनी स्मेल में चेंज करेंगे। यहाँ कलर में चेंज नहीं होगा, यहाँ किस में चेंज होगा? स्मेल में। तो तीनों के तीनों जो इंडिकेटर है वो उनमें क्या होगा? एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इन इंडिकेटर का यूज किया जाता है एसिड के साथ, अगर इनका यूज किया जाए एसिड के साथ तो इनकी जो एक्चुअल स्मेल थी, जैसे मान लीजिए ओनियन की बात करते हैं, प्याज की, ओनियन की एक स्मेल होती है।
ठीक है, ऑनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अगर उसमें डाल दिया जाए एसिड तो स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर उसमें डाल दिया जाए क्या, एसिड डाल दिया जाए तो स्मेल में कोई भी फर्क नहीं आएगा, यानी कि नो चेंज इन स्मेल। जो स्मेल पहले थी इंडिकेटर की, यानी ओनियन की बात करें, क्लोव ऑयल या वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें, जो स्मेल पहले थी एसिड डालने पर भी वही स्मेल एज इट इज आएगी, कोई स्मेल में चेंज नहीं आएगा। वहीं अगर बेस डाल दिया जाए इनके अंदर, वही अगर इंडिकेटर के इनके अंदर क्या डाल दिया जाए, बेस डाल दिया जाए, तो स्मेल क्या हो जाएगी, वो जो स्मेल थी पहले कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो स्मेल विल नॉट कम, जो आपकी पहले स्मेल थी वो स्मेल क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि जो स्मेल चेंज हुई वो किसके कारण हुई है, बेस के कारण हुई है। तो जो सब्सटेंस था वो क्या था, हमारे पास एक बेस था। तो ये थी इंडिकेटर्स की कुछ बातें, ये हम देख सकते हैं। लिटमस की बात, ये देखिए एसिड में जब लिटमस को डाल दिया जाए तो ब्लू से कलर कैसा बन गया, रेड बन गया, ये ब्लू था रेड बन गया है। बेस में जब लिटमस पेपर को डाल दिया जाए तो रेड कलर किस में चेंज हो गया, ब्लू में। ये देखिए रेड किस में चेंज हो गया, ब्लू में। ठीक है, ऐसे ही बात करें मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालने पर रेड कलर आता है। ठीक है, बेस में डालने पर उसमें येलो कलर आया। ऐसे फिनोफ्थलीन की बात करें, फिनोफ्थलीन को एसिड में डाला तो नो चेंज इन कलर, बेस में डाला तो कलर कैसा आ गया, पिंक कलर आ गया। ये अभी हम पढ़ के आए डिटेल में। ऐसे ये तीनों आपके क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी इन ये किस में शो करेंगे चेंज, अपनी स्मेल में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, दैट इज एसिड्स। ठीक है, तो एसिड्स की जो सबसे कॉमन और बेसिक डेफिनेशन है, जो सबसे पहले एसिड और बेस को डिफरेंशिएट किया गया था, वो किसके बेस पे किया गया था, कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी एसिड आर द सब्सटेंस विद सोर टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। अब इसमें आप एग्जांपल्स की अगर बात करो तो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि लेमन, नींबू अगर की बात करें, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। ऑरेंज की बात करें, ऑरेंज का टेस्ट भी खट्टा है। उसके बाद इमली की बात करें, उसका टेस्ट भी खट्टा है। दही की बात करें, उसका टेस्ट भी खट्टा है, एटसेट्रा। ऐसे हम बहुत सब्सटेंस देख सकते हैं, इन सब का टेस्ट कैसा है, खट्टा है। तो ये सारे के सारे किस में कैटेगराइज कर दिए गए, एसिड्स में। सेकंड पॉइंट, दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा बना देंगे, रेड कलर बना देंगे। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि एसिड को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। इसकी बात आगे हम करेंगे अभी। ठीक है, तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक और हम इसमें बात कर लेते हैं, एक अर्हेनियस कॉन्सेप्ट था। अर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला था कि ठीक है, एसिड वो सब्सटेंस है, पहले बोला गया कि एसिड वो सब्सटेंस है जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, लेकिन इसके बेस पे सभी एसिड्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो अर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा था कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं विच रिलीजेस H+ ions in the एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अर्हेनियस ने क्या कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डालने पर क्या रिलीज कर देंगे, H+। H+ को प्रोटॉन्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक नई डेफिनेशन मिली कि एसिड क्या होते हैं जो पानी में डालने पर H+ को क्या कर दे, रिलीज कर दे, उनको बोलते हैं एसिड्स। तो नेक्स्ट हमारे हैं क्या, टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, टाइप्स में देखिए सबसे पहले मिनरल एसिड्स, उसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स कौन से एसिड हैं, वो एसिड जिनको बनाया गया है किसकी हेल्प से, मिनरल्स की हेल्प से। जो मिनरल हमें अर्थ से मिलते हैं उनसे जिन एसिड को बनाया गया है उसको बोलते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, दीज आर मैन मेड एसिड्स, मैन ने इनको बनाया है तो दीज आर मैन मेड एसिड्स। इनके एग्जांपल्स क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO4। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2CO3। ठीक है, इनमें से हमारे जो तीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और
सल्फ्यूरिक एसिड, ये इनमें इंपॉर्टेंट है, इनका लैब्स में भी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर डेंजरस, ठीक है। ये जो एसिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, डेंजरस होते हैं। ये हमारी अगर स्किन पे गिर गए, कपड़ों पे गिर गए तो क्या कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं। तो मिनरल एसिड्स आर डेंजरस पावरफुल एसिड्स होते हैं, ठीक है ये। लेकिन एक जो कार्बोनिक एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड, इसके अंदर इतनी पावर नहीं होती। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा मिनरल एसिड बताइए जो मिनरल एसिड तो है लेकिन कैसा है, वीक, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वही एसिड है जिसका यूज होता है किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होंगे, जो हमारे किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। मिनरल एसिड्स को ही हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड का एक और नाम है इनऑर्गेनिक एसिड्स। सेकंड टाइप है ऑर्गेनिक एसिड, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इसके एग्जांपल, अच्छा, दे आर नॉट हार्मफुल, डेंजरस की बजाय हम यहां लिख सकते हैं हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं होते। अब हार्मफुल नहीं होते तो इन एसिड्स को हम अपने खाने की चीजों में भी ये पाए जाते हैं, तो इसलिए ये हार्मफुल नहीं होते। इनको हम अपने खाने पीने में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ कार्बोनिक को छोड़कर, जिसका यूज होता है किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में। अब देखिए एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये सारे के सारे क्या है हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, तो एसिडिक एसिड किसमें पाया जाता है, एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर। जो सिरका होता है, सिरका, सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड। ऐसे सिट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट है, लेमन में, ऑरेंज में। टार्टारिक एसिड होता है इमली में, टैमरिंड बोलते हैं जिसको, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स से मिल रहा है। ऑक्सैलिक एसिड आपको होता है टमाटर में। फॉर्मिक एसिड होता है एंट स्टिंग में, जब हमें चींटी काट जाए, ठीक है, जब हमें चींटी काट जाती है तो वो हमारे शरीर के अंदर एक एसिड रिलीज करती है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है किसमें, दही में, कर्ड में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का एक और नाम होता है मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है मिथेनोइक एसिड। और फॉर्मिक एसिड किसमें प्रेजेंट है, आंट की स्टिंग में। तो ये थे हमारे एसिड के टाइप्स, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स। ये देख सकते हैं आप, दीज आर मिनरल एसिड्स एंड दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड्स। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, अब देखिए अभी हमने टाइप पढ़े थे, नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। देखिए नाम से पता लग रहा है कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है कि जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन है ज्यादा और पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम। डाइल्यूट एसिड का मतलब जिसमें पानी की कंसंट्रेशन है ज्यादा, एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, जिसमें हैविंग more amount of acid and less amount of water, ठीक है। और कंसंट्रेटेड एसिड्स को लिखा कैसे जाता है, जैसे कि बात कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड है तो उसको लिखा जाता है CONCH2SO4। ऐसे ही अगर नाइट्रिक एसिड है तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि अगर कोई एसिड कंसंट्रेटेड है तो उसके आगे वर्ड लगा दिया जाता है, जिससे हम ये पता लग सकता है कि वो जो एसिड है वो कैसा है, कंसंट्रेटेड है, उसमें पानी कम है और एसिड क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स, अब आप देख सकते हो कंसंट्रेटेड एसिड हमारे लिए कैसे होते हैं, हार्मफुल।
ये कैसे होते हैं? हार्मफुल। ऐसे ही सेकंड बात करते हैं डाइल्यूट एसिड की। डाइल्यूट में क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ एसिड एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, जिसमें पानी ज्यादा है और एसिड कम, उसका नाम हो गया डाइल्यूट एसिड्स। ये इतने हार्मफुल नहीं है, नॉट सच हार्मफुल। ठीक है, लेकिन मिनरल एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो भी हमारे लिए क्या है? हार्मफुल। जैसे ये आपके सारे मिनरल एसिड है ना, तो इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कैसे होता है? हार्मफुल होता है। डाइल्यूट एसिड को लिखते कैसे हैं? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाइल्यूट है तो उसको लिखेंगे DIL.H2SO4। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड को लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं HCl को। ठीक है, ये इतने हार्मफुल नहीं होते जितने क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। लेकिन ये आपके मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन भी इतना हार्मफुल है कि उसको हम अपनी डाइट में इंटेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे हम बता सकते हैं, अगर किसी के आगे ये वर्ड लगा हो तो दैट इज कंसंट्रेटेड एसिड, किसी के आगे ये वर्ड लगा दैट इज डाइल्यूट एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, कंसंट्रेटेड एसिड से ही बनाया जाता है क्या? डाइल्यूट एसिड। कैसे? कंसंट्रेटेड एसिड है, उसका अगर डाइल्यूशन कर दिया जाए, डाइल्यूशन का मतलब है पानी ऐड करना, डाइल्यूशन का मतलब है वाटर को ऐड करना, तो वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी अ डाइल्यूट एसिड। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है, एसिड में पानी डाला जाए या पानी में एसिड डाला जाए? देखिए, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। एक तो हम डालें एसिड के अंदर पानी, या हम डालें पानी के अंदर एसिड, दोनों के दोनों रिएक्शन क्या है? अलग है। तो हम देखते हैं क्या पानी में एसिड डालना चाहिए या एसिड में पानी डालना चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास है, मान लीजिए एक बीकर में आपके पास एसिड है, हमें उसको डाइल्यूट करना है। ठीक है, एक बीकर में हमारे पास क्या है? एसिड है, उसको हमें क्या करना है? डाइल्यूट। अगर हम ऊपर से उसमें डालते हैं पानी, तो ठीक है, अब रिएक्शन कैसी होती है? अगर हम बात करें कि पानी को डाला जाए एसिड में, यानी कि एसिड में अगर वाटर ऐड करेंगे तो दैट रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट जिसमें रिलीज हो जाए, और इतनी हीट रिलीज होती है, ठीक है, कि उसमें क्या हो जाता है? एक्सप्लोजन। ठीक है, यानी कि जैसे ही नीचे एसिड है, एसिड में पानी डालेंगे, एकदम उसमें क्या लग सकती है? आग लग सकती है। क्यों? क्योंकि दैट रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक। अगर हम वही बात करें कि पानी में डाला जाए क्या? एसिड। अब इसमें भी क्या करना होता है हमें? देखिए, इसको आपको एक डायग्राम में बता देता हूं। देखिए, यह है वाटर टू एसिड, यानी कि एसिड के अंदर पानी डाला जाए, और यह है एसिड, ये गलत लिखा हुआ है यहां पे, इसमें पानी में एसिड डाला जा रहा है, यानी कि एसिड इनटू वाटर। इसमें है वाटर इनटू एसिड। ठीक है, देखिए, जब पानी में एसिड डाला जाएगा तो दैट मेथड इज करेक्ट, जब एसिड में पानी डाला जाए दैट मेथड इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो, जब एसिड में पानी डालेंगे एकदम बहुत सारी हीट निकलेगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सप्लोजन होगा, आग लग सकती है, हमारी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है। लेकिन पानी में एसिड डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज एसिड डालते रहिए, और साथ साथ वाटर को क्या करते रहिए? शेक करते रहिए, ताकि थोड़ा थोड़ा एसिड उसमें क्या होता रहे? डिसोल्व होता रहे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एसिड को पानी में डालना क्या है? सही है। पानी को एसिड में डालना क्या है? रॉन्ग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, कि एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से सब्सटेंसेस के साथ जो केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसिड की, दैट इज विद मेटल्स। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा? देखिए, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ,
एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या बनाएगा, एक मेटल का सोल्ट, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाए तो मेटल का बन जाएगा सोल्ट और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। जैसे देखो एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं इसको हम। एसिड है मान लीजिए हमारे पास HCl, उसमें मेटल है मान लीजिए जिंक, तो बनेगा क्या, जिंक का बनेगा यानी कि मेटल का बनेगा सोल्ट यानी जिंक क्लोराइड, और साथ में रिलीज होगी क्या, हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, ये देखो। ऐसे ही अगर मान लीजिए एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें अगर मेटल डाली है जिंक तो बन जाएगा मेटल का सोल्ट यानी कि जिंक सल्फेट, और साथ में रिलीज होगी क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। देखिए इस डायग्राम की हेल्प से हम देख सकते हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया है, टेस्ट ट्यूब में लिए गए हैं जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स, दीज आर द जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, उसमें डाल दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स पड़े हुए थे, इसमें डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं हमें पता है एक तो बनेगा सोल्ट और दूसरा निकलेगी H2 गैस। तो यहाँ से जो गैस निकलेगी वो इस पाइप के थ्रू, इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, वो गैस यहाँ से पास होकर किसमें डाली गई, एक सोप सॉल्यूशन में। साबुन का एक सॉल्यूशन बना रखा है। अब जैसे ही गैस इस सोप के सॉल्यूशन में जाएगी, ठीक है, तो जो सोप का सॉल्यूशन है उसमें बबल्स की फॉर्मेशन होगी और H2 गैस उन बबल्स के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। तो यहाँ से बबल्स निकलेंगे, इन बबल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, H2 गैस। इन बबल्स के अंदर कौन सी गैस है, H2 गैस। अब हमें पता, ये देखो सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, बबल्स के अंदर है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन गैस जो बर्न करती है, जलती है, वो किसके साथ करती है, पॉप साउंड के साथ। पॉप साउंड का मतलब है वहां पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है जब हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बर्न करती है। तो ये जो बबल्स निकलेंगे अगर इनको लाया जाए किसमें, एक बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में, तो ये जो बबल्स हैं यहाँ पे एक छोटे छोटे पॉप साउंड, जैसे पटाखे फूटते हैं छोटे छोटे, वैसी साउंड क्रिएट होगी, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो गैस थी ये कौन सी थी, दैट वाज हाइड्रोजन गैस। क्लियर, यानी कि हमारा मेन क्या था कि मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा, और साथ में क्या बनेगी वहां पर, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि कर्ड यानी दही और दूसरी खाने की आइटम्स जैसे कि विनेगर, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, यानी कि सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर एसिड्स, शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स लाइक कॉपर और ब्रास वेसल्स। इनको मेटल के वेसल में, मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों, अभी हमने देखा कि मेटल के साथ एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है। क्लियर, तो ऐसे ही अगर ये खाने की चीजों को मेटल में रख दिया गया तो यहाँ पे क्या बन सकते हैं, पॉइजनस कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि मेटल जो है वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ, तो पॉइजनस कंपाउंड बनेंगे, और पॉइजनस कंपाउंड को जब हम खा लेंगे तो हमारी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग। तो दीज विल बी द रिजल्ट्स इफ वी पुट एसिड सब्सटेंस इन मेटल कंटेनर्स। ठीक है, तो इनको खाने पीने की चीजों को, ये जैसे दही है या कुछ और, सिरका, लेमन का जूस है, ऑरेंज का जूस है, इनको मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये उसको क्या कर देते हैं, खाने को खराब कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन, क्या, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट पढ़ी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, दूसरी है एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, तो यहां क्या फॉर्म होगा, यहां पे एक तो बनेगा सोल्ट, किसका, मेटल का, साथ में रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में फॉर्मेशन होगी किसकी, वाटर की। सेम चीज अगर एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो सोल्ट बनेगा। ठीक है, CO2 बनेगी और साथ में क्या बनेगा, H2O। क्लियर, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कि कोई एसिड है हमारे पास, जैसे बात कर लेते हैं
एसिड है फॉर एग्जांपल HCl, कोई भी एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया मेटल कार्बोनेट। अगर हम बात कर लें मेटल कार्बोनेट का मतलब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो दिस इज द सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा, मेटल का सोल्ट यानी कि Na और Cl से बन जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड, साथ में बनेगी CO2 गैस और साथ ही फॉर्मेशन होगी H2O की। बैलेंस, ठीक है। तो मेटल का ऐसे ही अगर बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो HCl है, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए कार्बोनेट में सिर्फ और सिर्फ आता है CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट में आता है HCO3। यहां पे भी किसकी फॉर्मेशन होगी, सोल्ट की, CO2 गैस की और साथ में H2O की, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड हम यहां चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर H2SO4 की बात करें, बस सोल्ट में चेंज आएगा, अदरवाइज द प्रोडक्ट विल बी सेम। तो यहां क्या बन जाएगा, पहले बना था सोडियम क्लोराइड, अब बन जाएगा सोडियम सल्फेट। बाकी आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सेम। ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ कैल्शियम क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है, और यहाँ आपका क्या सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट CO2 प्लस H2, यानी कि मेन प्रोडक्ट आपको क्या याद रखना है, ये है इसका मेन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए यहां से ये जो CO2 गैस निकली है, अभी हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कि बर्नर को ले आए, पॉप साउंड हुआ तो गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। ऐसी CO2 गैस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, कि CO2 गैस जो यहां से रिलीज हुई, ये जो CO2 गैस बनी है यहां पर, अगर इस CO2 गैस को पास करवा दिया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। यानी कि जब लाइम वाटर के अंदर से, दिस इज लाइम वाटर, इसमें से अगर पास करवा दी जाए ये CO2 गैस, तो होगा क्या, फॉर्मेशन किसकी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की प्लस वाटर की, ठीक है। और ये है क्या, व्हाइट कलर का, और इसके कारण सॉल्यूशन में क्या आ जाएगी, मिल्कीनेस। सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, मिल्कीनेस। तो समझिए ध्यान से, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं क्या, लाइम वाटर। लाइम वाटर के अंदर से जब इस रिलीज्ड CO2 को पास किया जाएगा, तो वो जो सॉल्यूशन आपका कलरलेस था, अब उसका कलर कैसा बन जाएगा, व्हाइट कलर उसमें आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिल्कीनेस हो जाएगी, दूध जैसा हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। और वो सॉल्यूशन ऐसा क्यों हुआ है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, कि ये तो हमने जो CO2 पास की है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ये की है लिमिटेड अमाउंट में। अगर ज्यादा देर तक इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे लाइम वाटर के सॉल्यूशन से, तो होगा क्या, फिर प्रोडक्ट आएगा कुछ और। ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था यहां पर, यही प्रोडक्ट बने थे दोनों, ठीक है। अगर CO2 अभी भी इसमें से पास होती जा रही है, ये कैसा था, मिल्की कलर का। अगर ज्यादा CO2 इसमें से पास कर दी, तो बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये फिर से क्या बन गया, एक कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब लाइम वाटर से CO2 को पास कराया जाए एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो कलर कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन का, मिल्की कलर, जिसको हम यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अगर वहीं उस CO2 गैस को ज्यादा देर तक पास करवा दिया जाएगा लाइम वाटर से, तो एक बार तो बीच में आएगा मिल्की कलर, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मिल्की कलर दोबारा से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सोल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। ये देखिए कि इसमें हमने लिया था सोडियम कार्बोनेट, जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन की थी, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट ले रखा है, उसमें एसिड डाल दिया गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन किसकी, CO2 गैस की,
ये CO2 गैस यहाँ से जा रही है, इसमें से ट्यूब में से, डिलीवरी ट्यूब में से CO2 गैस आएगी किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, और इसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, मिल्की में। ठीक है, ये आपका था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन शुरू में। जैसे इसमें से CO2 पास की, ये क्या बन गया है, मिल्की कलर का। ये मिल्की कलर क्यों आया है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इस सॉल्यूशन में से और भी CO2 पास कर दी तो दोबारा से ये कलर कैसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन का। क्यों, क्योंकि अब उसमें किसकी फॉर्मेशन हो गई है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ठीक है, तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि CO2 गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है। एक और बात, जो ये CO2 गैस होती है, CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस क्या कर सकती है, ये बर्निंग, जैसे कि कोई मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, हमें पता है कि O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन गैस की वजह से कंबशन होता है, कोई सब्सटेंस बर्न करता है, लेकिन CO2 गैस का काम उससे उल्टा है कि CO2 गैस अगर मान लीजिए कि बर्निंग कैंडल के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो उसको क्या कर देगी, बुझा देगी, यानी कि CO2 गैस इज एक्सटिंग्विशर। ठीक है, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी गैस है जिसको बर्निंग कैंडल के कॉन्टेक्ट में लाया गया तो कैंडल ने बर्न करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसका मतलब वो गैस कौन सी थी, दैट वाज CO2 गैस। ठीक है, तो ये हमारी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किसकी, एसिड की। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेस। ठीक है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो एक तो बनता है सोल्ट और साथ में फॉर्मेशन होती है किसकी, वाटर की। और इसी रिएक्शन का नाम क्या होता था, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और इस रिएक्शन का एक नाम होता था, उसको बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे एसिड है हमारे पास, मान लीजिए HCl, बेस है फॉर एग्जांपल हमारे पास NaOH। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, सोल्ट क्या बनेगा, सोल्ट विल बी NaCl, और साथ में क्या फॉर्म होगा, H2। ठीक है, साथ में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, H2 की। ऐसे अगर हम मान लीजिए एसिड बदल देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज H2SO4, बेस है हमारे पास मान लीजिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो भी क्या होगा, यहां बनेगा सोल्ट यानी कि K2SO4, और साथ में फॉर्मेशन होगी किसकी, वाटर की। यानी कि एक एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो दो ही प्रोडक्ट बनने हैं, एक तो बनेगा सोल्ट और दूसरा बनेगा क्या, वाटर। ठीक है, अब देखिए लैब्स में जो इसकी रिएक्शन है वो कैसे है, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझिए, एक हमने ली क्या, टेस्ट ट्यूब, क्लियर, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया बेस, बेस है मान लीजिए फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस। ठीक है, उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए हैं इंडिकेटर की, किसकी, फिनोफ्थलीन की। हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि फिनोफ्थलीन इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करता, बेस में जब फिनोफ्थलीन को डाला जाए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ये देखिए इसमें हमने क्या ले रखा है, ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक बेस है और उसमें 2 ड्रॉप डाल रखी है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की, और इंडिकेटर डलते ही बेस में फिनोफ्थलीन डलते ही कलर कैसा हो जाता है उसका, पिंक कलर। यहां तक क्लियर। अब क्या करना है, हमने हमारे पास से टेस्ट ट्यूब में क्या है, बेस है और साथ के साथ इंडिकेटर भी है फिनोफ्थलीन। अब उस टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप वाइज एडिशन स्टार्ट कर देते हैं, किसका, एसिड का। ये जो टेस्ट ट्यूब थी इसमें ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें जैसे ही एसिड हम डालते हैं, ठीक है, धीरे 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 ये पिंक कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ये पिंक कलर इसमें से गायब हो जाएगा। अब कलर कैसा बन जाएगा इसका, कलरलेस। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो पिंक कलर था, ये पिंक कलर किसके कारण था, बेस के कारण। एसिड डालने से वो बेस धीरे धीरे क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। यानी कि मान लीजिए आपके पास 5 ml बेस था इसमें, जिसके कारण पिंक कलर भी था फिनोफ्थलीन का। अब इसमें आपने एसिड डालना स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 वो सारा का सारा बेस क्या हो जाएगा, एसिड के साथ न्यूट्रलाइज,
और पिंक कलर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिंक कलर था ही किसकी वजह से, बेस की वजह से, और वो बेस अब क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज। अब दोबारा अगर हम क्या करें, ये कलरलेस सोल्यूशन है, इसमें अगर दोबारा से बेस का एडिशन स्टार्ट कर दिया जाए, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोबारा अगर इसमें बेस डाल दें तो दोबारा से कलरलेस सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में। क्यों? क्योंकि इसमें पहले जो बेस था वो एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया था, लेकिन इसमें अभी भी फिनोफ्थलीन इंडिकेटर बाकी है। अगर आप दोबारा से बेस ऐड करोगे तो बेस के साथ फिनोफ्थलीन का कलर कैसे हो जाता है, पिंक कलर, तो दोबारा से इसका कलर कैसे हो जाएगा, पिंक कलर। ठीक है, तो ये थी हमारी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, प्रोडक्ट क्या रहेगा, सोल्ट बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ऐसी अगर हम बात करें, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो भी सोल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यानी कि हम यहां से देख सकते हैं कि एसिड की रिएक्शन या तो कराइए मेटल ऑक्साइड के साथ या कराइए मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोल्ट, और साथ में बन रहा है वाटर। यानी कि ये दोनों रिएक्शंस भी कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये दोनों रिएक्शंस भी कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि एसिड है हमारे पास, मान लीजिए HCl, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो बनेगा सोल्ट, यानी कॉपर का सोल्ट बनेगा कॉपर क्लोराइड, और साथ में बनेगा वाटर यानी कि H2O। ठीक है, तो आप देख सकते हो एसिड मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन तो बना सोल्ट प्लस वाटर। ऐसे एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एसिड है, एसिड में है ये मेटल का ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड, यहां से बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मेटल हाइड्रोक्साइड की बात करें, मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कि ये है हमारे पास क्या, HCl, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड आ गया वही NaOH, तो क्या बना देगा, अभी हम पढ़ के आए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो NaCl प्लस H2। ठीक है, तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है देखने वाली कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती थी, जब एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, बेस। यानी यहाँ पे एसिड तो है हमारे पास, यहाँ भी एसिड है, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड है और जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, बेस की तरह। यानी हम क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं। बेसिक है तो क्या करेंगे, सो रेड कलर के लिटमस पेपर को किस में बदल देंगे, रेड लिटमस को ये बदल सकते हैं किसमें, ब्लू लिटमस में। क्लियर है, क्वेश्चन कैसे आता है कि हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है, उसने क्या किया, लाल लिटमस को बदल दिया है किसमें, नीले लिटमस में। ठीक है, दोबारा सुनिए क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है जिसने क्या किया, रेड लिटमस को चेंज कर दिया ब्लू में। ठीक है, और वो कंपाउंड कोई ऑक्साइड है, तो बताइए वो ऑक्साइड मेटल का है नॉन मेटल का, तो रेड को ब्लू में चेंज करता है बेस, और बेसिक ऑक्साइड किसका होता है, मेटल का, यानी कि वो जो कंपाउंड आपका वो क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आती है कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, जब हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब है जब हमारे स्टमक में किसकी अमाउंट बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमारे स्टमक में HCl की अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, बेस कर सकता है। यानी हमें क्या इनटेक करना पड़ेगा, ऐसी चीज जो कैसी हो, बेसिक। तो उसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये क्या है, इट इज एंटासिड। एंटासिड का काम है जो एसिड को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। एंटासिड का मतलब है वो चीज जो एसिड के एंटी, एसिड के खिलाफ काम करे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इट इज एंटासिड। और हमें अभी देखा था कि मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं। तो ये मैग्नीशियम मेटल का हाइड्रोक्साइड है, तो इसका नेचर कैसा है, बेसिक। तो हम इसको अगर इनटेक करते हैं तो ये हमारे स्टमक में जो एसिड की अमाउंट बढ़ गई है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किसकी, एसिड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की क्या, कि दे आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दे आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। ठीक है, कोरोजन का मतलब है कि वो क्या कर देते हैं, एसिड क्या कर देते हैं, मेटल के कंटेनर को क्या कर देंगे, उसको खा जाएंगे, उसको क्या कर देंगे, कोरोजन कर देंगे। इसलिए उनको मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं किया जा सकता, बट स्टोर्ड इन ग्लास एंड सिरामिक्स, क्योंकि ये ग्लास और सिरामिक्स से बने कंटेनर को कोरोड नहीं कर सकते। और दूसरी जो बात है, कोरोजिव के साथ साथ जो आपके मिनरल एसिड्स है, ये आपको पहले बताया, मिनरल एसिड्स कौन से, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सारे के सारे क्या है, आर हार्मफुल। ये क्या कर सकते हैं, स्किन को बर्न कर सकते हैं, क्लोथ्स पे अगर गिर गए तो कपड़ों को जला देंगे। ठीक है, स्किन पे गिर गए तो स्किन को जला देंगे। ये चाहे इनका हो आपका क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, इसलिए इनका कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, मैक्सिमम डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो एसिड्स होते हैं कोरोसिव होते हैं नेचर में, हमें जला सकते हैं, स्किन को जला सकते हैं, कपड़ों को जला सकते हैं। क्लियर, तो ये थी एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद देखते हैं कि सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। देखिए, अभी हमने शुरू में अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, H+ आयंस को क्या कर देते हैं, रिलीज करते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन। तो सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है कि वो सभी जब पानी में डाल दिया जाए तो वो क्या चीज रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं। यानी कि सभी एसिड्स के पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई भी एसिड है, अब बात आती है जो H+ आयंस रिलीज हुए ये कैसे रिलीज होते हैं। जैसे कोई एसिड है, मान लीजिए HCl, इस एसिड को जब डाला जाता है किसमें, पानी के अंदर। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, H+ रिलीज होगा एक्वस, और साथ ही साथ Cl- एक्वस। ये जो H+ एक्वस रिलीज हुआ है, दिस इज द कॉमन थिंग इन एसिड। यही है वो कॉमन थिंग एसिड्स में, क्या कि सारे एसिड्स पानी में डालने पर क्या रिलीज करते हैं, H+। अब देखिए इस H+ को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको लिखिए H+ एक्वस, या इसको लिखने का दूसरा तरीका है H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एक्वस हाइड्रोजन आयन, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन और H+ एक्वस आयन दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है, जब H+ मिल जाता है किसके साथ, H2O के साथ, तो देखिए H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव लिखिए या आप लिखिए H+ एक्वस, बात एक ही है। तो हमारा ये कंक्लूजन क्या होता है कि सारे एसिड क्या करेंगे, जब उनको पानी में डाला जाएगा, दे विल रिलीज द हाइड्रोजन आयन। उसको H+ एक्वस लिखिए या H3O पॉजिटिव लिखिए। ऐसी अगर बात करें जैसे H2SO4 की, इसको जब वाटर में ऐड किया जाए, ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, ये भी H+ रिलीज करेगा। ठीक है, 2H+, क्योंकि इसके पास दो थे, और साथ में क्या रिलीज होगा, सल्फेट आयन। ऐसे ही HNO3 की बात करें, इसको वाटर में डाला, ये भी क्या रिलीज करेगा, H+ एक्वस, और साथ ही साथ NO3-। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सभी एसिड में कॉमन चीज क्या है, दैट इज द हाइड्रोजन आयन H+। तो इसी के बेस पे
एसिड्स को दो कैटेगरी में और बांट दिया गया, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होंगे जो पानी में डालने पर पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होंगे, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में SA लिख देता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कंप्लीटली क्या हो जाए, आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यानी वो एसिड जिसको पानी में डाला और वो पूरी तरह से आयोनाइज यानी कि अपने आयंस में टूट गया पूरी तरह से 100% कंप्लीटली, उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सीधी सी बात है, जो पूरी तरह से अपने आयंस में टूट जाएगा तो उसमें H+ की कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी वो एसिड जो पानी में डालने पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं, वो कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे इसमें एग्जांपल्स आते हैं किस किसके, HCl, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे कैसे एसिड्स हैं, दिस ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यानी अगर HCl को पानी में डाल दिया जाए तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा 100%। ठीक है, 100%, यानी कि इसमें H+ क्या रहेगा, मैक्सिमम। वहीं अगर बात करते हैं वीक एसिड की, तो वीक एसिड कौन से होते हैं, जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। ठीक है, वीक एसिड आर दोज एसिड्स विच आर पार्शियली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग एसिड टूटेंगे पूरी तरह से 100% कंप्लीटली, वीक एसिड्स आयोनाइज तो होंगे लेकिन पूरे आयोनाइज नहीं होंगे, यानी कि ये जब टूटेंगे तो H+ भी कितने देंगे, लेस, क्योंकि अगे पूरी तरह से डिसोशिएट ही नहीं हुआ। ठीक है, एक वीक एसिड आपके पास, उसको पानी में डाला, जो पूरी तरह से आयनाइज ही नहीं होगा, पूरी तरह से नहीं टूटेगा, तो H+ भी क्या होंगे, कम होंगे। जैसे अगर बात करें, मान लीजिए आपके पास HCl के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 100 मॉलिक्यूल्स को जब पानी में डाला तो यहां से हमें 100 H+ मिलेंगे और 100 ही मिलेंगे क्या, Cl-। तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। यही अगर बात करें वीक एसिड की, तो वीक एसिड में एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये एसिड्स कैसे हैं, आपके वीक एसिड है। यानी कि जब एसिटिक एसिड या फिर कार्बोनिक एसिड को पानी में डाला जाए, मान लीजिए इसके डालते हैं 100 मॉलिक्यूल्स, तो इनको पानी में डाला जाएगा तो क्या पता हम, अब ये देखिए डिसोशिएट किसमें होगा, ये जैसे CH3COOH है। पहली बात, वीक एसिड के साथ वी विल यूज द डबल एरो। ये देखो पीछे हमने जो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सारे कैसे है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनको जब पानी में डाला तो हमने यूज किया था ये सिंगल एरो। ठीक है, वीक एसिड को पानी में डालेंगे तो हम यूज करेंगे ये डबल हेडेड एरो। इसका मतलब है, इस एरो का मतलब है कि ये जो आपका एसिड है ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हुआ है। ये किसमें ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा इसमें CH3COO नेगेटिव प्लस H+। तो अब इसके मान लीजिए आप लेते हो 100 मॉलिक्यूल्स, तो ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटेगा, हो सकता है ये यहाँ पर 70 में टूटे। तो आप खुद देख सकते हो, यहाँ 100 से मिले थे 100 H+, यहाँ 100 से मिले हैं 70 H+, 70 80 जितना भी है, लेकिन 100 नहीं होगा। तो वीक एसिड में H+ की कंसेंट्रेशन रहेगी कम, स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ की कंसेंट्रेशन रहेगी ज्यादा, कब, जब उसको डाला जाएगा पानी में। तो यह है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। दूसरी बात, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, strong acid react more faster than the weak acids। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो रिएक्ट भी क्या करेंगे, फास्ट करेंगे वीक एसिड से। क्यों, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा H+ टूट जाएगा, तो H+ को अगर रिएक्ट करना है तो वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्ट करते हैं, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द वीक एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमने बोला कि एसिड में कॉमन चीज क्या है, कि वो पानी में डालने पर क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज H+ एक्वस आयंस। ठीक है, तो क्या हर वो चीज जिसके पास हाइड्रोजन है वो सभी एसिड बोली जा सकती है, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की और अल्कोहल की, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज है ये C6H12O6। वहीं अगर बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल है, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला है ROH। हम बात कर लेते हैं मान लीजिए इथेनॉल की,
तो इथेनॉल के पास भी हाइड्रोजन है और ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों की दोनों क्या है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक कैरेक्टर ये शो नहीं करती है। इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एसिड्स नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी कि जब आप ग्लूकोज को पानी में डालते हो या फिर अल्कोहल को पानी में डालते हो तो ये H+ आयंस रिलीज नहीं करते, ये H+ एक्वस आयन रिलीज नहीं करते। और हमने पढ़ा था एसिड वो होते हैं जो पानी में डालने पर H+ एक्वस आयंस को रिलीज कर दे, लेकिन ये रिलीज नहीं करते, तो इसलिए हम ग्लूकोज और अल्कोहल को क्या है, नहीं बोल सकते कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, एसिडिक होगा। देखिए अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं, हम इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से चेक कर सकते हैं। जो एसिड का सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। एसिड के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि एसिड को पानी में डालने पर वो किस में ब्रेक हो जाते हैं, आयंस में। एसिड को पानी में जब डाला तो वो किस में ब्रेक हो रहे हैं, आयंस में, और आयंस की वजह से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किसकी वजह से, ड्यू टू आयंस, ठीक है। तो एसिड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि एसिड पानी में डालने पर किस में ब्रेक हो रहे हैं, आयंस में। तो इसको हम कैसे देखेंगे, हमने देख लिया कि ग्लूकोज और अल्कोहल को जब पानी में डाला गया तो उसने आयंस तो फॉर्म किए नहीं, उसने H+ एक्वस तो फॉर्म किया नहीं। इसका मतलब अगर उसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। कैसे, देखिए एक बीकर है हमारे पास, ये भी सेम बीकर, इसमें क्या ले रखा है, इस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ले रखा है। ये जो आपका सॉल्यूशन है ये किसका है, एक एसिड का सॉल्यूशन है। इस बीकर में सॉल्यूशन किसका है, एक एसिड का। इस बीकर में क्या है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां भी एक बल्ब लगा रखा है, यहां भी एक बल्ब लगा रखा है, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। जैसे ही एसिड वाले सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, HCl है, HCl किस में ब्रेक होगा, HCl किस में ब्रेक होगा, H+ में, और साथ ही साथ Cl- में। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरे के पूरे H+ और Cl- टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। तो आयंस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और ये बल्ब आप देख सकते हो क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा यहाँ पर। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हमने एसिड की जगह ले लिया ग्लूकोज का सॉल्यूशन, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो ये बल्ब क्या है, डज नॉट ग्लो। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो आयंस में ब्रेक नहीं हुआ, आयंस में ब्रेक नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इस सॉल्यूशन के अंदर से पास नहीं होगी, तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी हाइड्रोजन कंटेनिंग substance is not an acid। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हर वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको एसिड नहीं बोला जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है बिल्कुल प्योर वाटर, ठीक है। जो हम घरों में पानी यूज करते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता। डिस्टिल्ड वाटर वो है जो आयंस में ब्रेक नहीं होता। तो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट आयनाइज। अब आयोनाइज नहीं होगा, H+ नहीं बनाएगा, आयंस नहीं बनेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अगर वही बात करें रेन वाटर की, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि रेन वाटर, जैसे जब बारिश होती है, बारिश, अब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, कैसे, जो गैसेस है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है। तो बारिश का जो पानी है, जैसे बारिश का पानी है H2O, वो जब बारिश होती है तो वो CO2 के साथ मिल गया, ठीक है। और CO2 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और कार्बोनिक एसिड एक क्या है, एसिड है। और अभी मैंने देखा था कि एसिड का एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसे ही सी वाटर की बात करें, सी वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। रेन वाटर, ट्यूबवेल वाटर, ये सारे के सारे क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं करता। क्या डिस्टिल्ड वाटर को भी कंडक्टिंग बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा एसिड डाल दीजिए, वो भी कैसा हो जाएगा? कंडक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। क्या जो एसिड होते हैं वो बिना पानी के भी क्या कर सकते हैं? एसिडिक बिहेवियर को शो करेंगे, वही हमें चेक करना है। ठीक है, अब आप एक बात का ध्यान दीजिए, जितने भी एसिड थे, मान लीजिए HCl था या फिर सल्फ्यूरिक एसिड था, कार्बोनिक एसिड या कोई भी एसिड था एटसेट्रा, ये सब के सब जब पानी के साथ मिले थे तब इन्होंने H+ रिलीज किया था। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी आपके एसिड्स थे, इनको जब पानी में डाला गया तब इन्होंने H+ रिलीज किया था। ठीक है, और इसी कारण इन्होंने क्या दिखाया था? एसिडिक बिहेवियर को शो किया था। अगर इनको पानी में नहीं डालते, उसके लिए क्या करते हैं? जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है मान लीजिए NaCl। ठीक है, NaCl क्या है? एक सोल्ट है। NaCl में मान लीजिए ऊपर से डाल दिया जाए क्या? H2SO4। H2SO4 क्या है? एक एसिड है। ठीक है, तो होगा क्या? जब इसमें एसिड डाला जाएगा, अब देखिए यह एसिड, यह एक सोल्ट, H2SO4 और NaCl को जब करेंगे तो यहां क्या बनेगा? यहां तो बन जाएगा आपका क्या? सोडियम सल्फेट। और यहां से गैस कौन सी रिलीज होगी? यहां से रिलीज होगी क्या? HCl गैस। यहां से कौन सी गैस रिलीज होगी? HCl गैस। ठीक है, NaCl में H2SO4 को डाला तो सोडियम सल्फेट बन गया, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? दैट इज HCl गैस। ठीक है, अब हमें देखना है HCl गैस एसिडिक बिहेवियर कब शो करती है और कब नहीं करती है। अब यहां दो केस बना लेते हैं कि अगर इस HCl गैस के ऊपर लगा दिया जाए, अब HCl हमें पता है एसिड होता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl के ऊपर अगर हम लगा दें एक ब्लू लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर, और वो भी कैसा? ड्राई। एक ड्राई लिटमस पेपर को अगर इस HCl गैस के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो ये HCl गैस इस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगी। ये इसको रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट नहीं करेगी। वहीं अगर हम यूज करते हैं एक वेट ब्लू लिटमस पेपर, वेट का मतलब अब लिटमस पेपर पे क्या लगा हुआ है? वाटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर है वेट, यानी कि उसमें वाटर लगा हुआ है। जब HCl गैस को इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर कब दिखाएंगे? जब वहां किसकी प्रेजेंस होगी? H2O की प्रेजेंस होगी। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक एसिडिक गैस होती है। ठीक है, वो भी अपना एसिडिक नेचर कब दिखाती है? जब उसको वाटर के कांटेक्ट में लाया जाए। क्लियर, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में CO2 क्या बना देगी? कार्बोनिक एसिड बना देगी। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस की बात करें, वो भी वाटर के कांटेक्ट में क्या बना देती है? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो पानी की एब्सेंस में, यहाँ पे वाटर नहीं है, वाटर इज एब्सेंट, तो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएंगे। वहीं अगर बात करें कि आपका वाटर प्रेजेंट है तो देन दे विल शो द एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में। क्लियर, थैंक यू।